हेलो स्टूडेंट्स, देखिए देखते हैं हम एक छोटी सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। तो कैसे करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन के प्रूफ और क्या होती है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो समझते हैं। देखिए बैलेंस्ड कंडीशन हमारी वो कहलाती है जब कोई व्हीटस्टोन ब्रिज हो। व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं जिसमें इस फॉर्म में R1 R2 R3 R4 रेजिस्टेंस डिजाइन हो और बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ है। अगर इस गैल्वेनोमीटर या फिर मान लीजिए सपोज गैल्वेनोमीटर ना होगा, कोई रेजिस्टेंस है, तो हमारा ये एजम्पशन होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो कहलाता है जिसमें जो ये मिडिल आर्म है, ये वाली ये डायगोनल वाली जो एक आर्म है, इसमें करंट कितना होना चाहिए? 0। क्लियर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है जो 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से अरेंज होते हैं। एक डायगोनल पे हम बैटरी को पुट करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये वाला जो डायगोनल है, बट एक्सटर्नली हमने इसको दिखाया है। ये वाले डायगोनल में हमने बैटरी अप्लाई की है। क्लियर? और ये वाला जो डायगोनल है इसमें हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया है, जिससे हम करंट को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं कि करंट है या नहीं। तो वो कंडीशन जिसमें इस वाले डायगोनल में, मतलब इस वाली ब्रांच में करंट कितनी हो? 0 हो, वो कंडीशन हमारी कहलाती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है और कंडीशन कहलाती है बैलेंसिंग कंडीशन। क्लियर? और वो होती है हमारी क्या? दिस अपॉन दिस, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो अपॉन इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब एडजेसेंट जो हमारे रेजिस्टेंस है उनका रेशियो इक्वल होता है, या फिर R2 अपॉन R4 इक्वल टू R1 अपॉन R3। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2, दैट मीन्स R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, या इसका रिवर्स कर दीजिए, R2 अपॉन R1 लिख दीजिए। कैसे भी लिख, मतलब आप एडजेसेंट वाली होनी चाहिए। या फिर इसको आप देखिए ऐसे भी लिखते हैं, R3 नीचे आ जाएगा तो R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। तो ये भी हम लिख सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे लिखिए R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, या R2 अपॉन R1 R4 अपॉन R3, या ऐसे लिख दीजिए R2 अपॉन R4 इक्वल टू R1 अपॉन R3। क्लियर? मतलब एडजेसेंट वाले जो रेजिस्टेंस हैं उनका रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। ये हमारी कहलाती है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसको प्रूफ करते हैं? सिंपल सा है, हमें KVL यूज करना होता है। तो सपोज हमने मान ली कोई बैटरी है हमारे पास जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। इसमें देखिए मान ली सपोज इस वाली ब्रांच में हमने मान लिया I1 करंट है और इस वाली ब्रांच में कितना है? I2 करंट है। क्लियर? इस वाली ब्रांच में हमने मान लिया I4 करंट है और इस वाले में कितना है? I3। ठीक है, इस वाली में I4, इसमें I3, इसमें I1, इसमें I2। तो हम कैसे निकालते हैं? देखिए अगर हम माने कि पहले से ही एजम्पशन लेके चलें कि इस वाली जो मिडिल ब्रांच में करंट कितना है? 0। इफ वी अज्यूम IG इज इक्वल टू 0, मतलब जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो हम कितना मान के चल रहे हैं? 0, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तब इस केस में आप याद रखिए इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में दोनों में करंट कैसी होगी? सेम। डेट मीन्स I2 और I4 कैसे होंगे? दोनों सेम। तो हम लिख सकते हैं देन I2 इक्वल टू हमारा किसके होगा? I4 के। I2 I4 कैसे होंगे हमारे? इक्वल, क्योंकि इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट आएगी नहीं। ऐसे I1 इक्वल टू किसके होगी? I3 के। तो I1 जो इस वाली ब्रांच में आ रही करंट वो, और जो इधर जा रही वो दोनों कैसे होंगे? सेम, क्योंकि इस वाली ब्रांच में कुछ करंट है नहीं। एंड I1 इक्वल टू हमारा कितना होगा? I3 के। तो ये एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? सिंपली हम KVL अप्लाई कर देते हैं। देखिए इस वाले, देखिए 2 लूप बन रहे हैं, हम ऐसे देख सकते हैं। एक लूप ABDA, ये वाला लूप, ये एक क्लोज लूप हो गया। तो इसमें देखिए लगा देते हैं KVL। और एक ये वाला हो गया हमारा क्या? DBCD, एक ये वाला एक वाला, इसमें लगा देते हैं KVL। ठीक है, तो दोनों में हम KVL लगाते हैं। देखिए KVL कैसे लगाते हैं? सिंपली देखिए जो करंट है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। तो
यहाँ पे देखिए हायर पोटेंशियल होगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो इस वाले एंड पे रेजिस्टेंस के क्या ऐसा होगा नेगेटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल को माइनस साइन से लिख देते हैं, हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन से लिख देते हैं। तो इधर से इधर देखिए करंट फ्लो करेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप आसान तरीका इस पर यही होता है, वैसे तो कई तरीके से लग जाता है, सबसे आसान तरीका यही है कि हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव साइन रख दीजिए, यहाँ पॉजिटिव रख दिए, यहाँ नेगेटिव। ऐसे ही अगर बात करें, देखिए इधर इस वाली ब्रांच में करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, तो हायर पोटेंशियल पे ये वाला एंड होगा रेजिस्टेंस का, ये वाला कैसा होगा लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही इधर बात करें तो देखिए ये हायर पोटेंशियल पे यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे। ऐसे ही बात करें अगर इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, तो ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे, ये वाला लोअर पोटेंशियल। अब चाहे तो आप क्लॉक वाइज या चाहे तो एंटी क्लॉक वाइज कैसे भी आप घूम जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो सपोज हम मान क्लॉक वाइज घूम जाते और घूमते घूमते आप चलते चले जाइए, जहाँ जहाँ आपके कंपोनेंट पड़ते हैं, जैसे यहाँ R2 और R1 पड़ रहा है, या बीच में अगर बैटरी भी पड़ती है, तो आप घूमते चले जाइए और हर कंपोनेंट का सेकंड साइन लेते चले जाइए और वोल्टेज का सम लिखते चले जाइए। मतलब जो एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज का किसी भी क्लोज लूप में, वो कितना होता है, 0। इस बात को आपको पता होना चाहिए। जो एल्जेब्रिक सम होता है, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी क्लोज लूप के लिए, वो कितना होता है, 0 होता है। तो सब कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज लिखते चले जाते हैं और उसका सम करते चले जाते हैं और इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं। देखिए करते हैं हम KVL नाउ, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, लूप का नाम दे देते हैं। देखिए पहले वाले में क्या, ABDA में, ABDA। क्लियर। तो इस वाले लूप में रखते हैं। चाहे तो आप पहले ये कंपोनेंट चाहे कैसे भी ले ली, मान ली देखिए इधर से इधर ऐसे घूमे क्लॉक वाइज में, तो इस वाले कंपोनेंट में आती फर्स्ट साइन और सेकंड साइन। तो साइन तो हो गया हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव। क्लियर। वोल्टेज ड्रॉप देखिए इसमें कितना होगा, V इक्वल टू क्या होता है IR, करंट हमारी कितनी है I2 और रेजिस्टेंस कितना है R2। तो V इक्वल टू IR से कितना हो जाएगा I2 R2। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखिए I2 और R2। क्लियर। इस वाले पे आ गए। अब इधर आइए, देखिए यहाँ से कोई करंट है नहीं, तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। फिर इस वाले पे आएगा, देखिए ऐसे घूमे हैं ना हम। अब देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, इस वाले कंपोनेंट पे अगर हम आए तो फर्स्ट साइन हमारा नेगेटिव, दूसरा कौन सा पड़ा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो सेकंड साइन कौन सा है, पॉजिटिव। तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव। एंड देन और वोल्टेज ड्रॉप अगर बात करें तो कितना होगा, देखिए करंट I1 है और रेजिस्टेंस कितना है R1। तो यहाँ सिंपली कितना I1 और इसका सम, वोल्टेज ड्रॉप का सम जो होता है सारे कंपोनेंट में, वो कितना होता है 0 अकॉर्डिंग टू KVL। तो यहाँ से हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसे I1 इक्वल टू, इस वाले टर्म को उधर ले जाइए तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव I2 R2 इक्वेशन नंबर 1। सिंपली इस वाले में KVL लगा दे दिए, सेकेंड वाले लूप में KVL इन लूप, कौन सा लूप, देखिए BCDB में, BCDB में अगर हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा, फिर से अगेन ये पॉजिटिव ये साइन। अब आप घूम जाइए चाहे क्लॉक वाइज चाहे एंटी क्लॉक, कैसे भी घूम जाइए, हर तरीके से सही आएगा। तो देखिए ऐसे तरीके से हम घूमे हैं, तो पहला ये कंपोनेंट लेते हैं। देखिए जब इस वाले कंपोनेंट में पहला साइन पॉजिटिव और दूसरा कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव का वोल्ट साइन तो हो गया नेगेटिव का, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, देखिए करंट कितनी I4 और रेजिस्टेंस I4। तो V इक्वल टू IR से I4 हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया इसमें, तो I4 इक्वल I4। अब देखिए दूसरे वाले कंपोनेंट में आइए। अब यहाँ देखिए ये इस वाले कंपोनेंट में देखें तो फर्स्ट साइन हमारा नेगेटिव, जब आप ऐसे घूमेंगे, और सेकंड साइन कैसा है पॉजिटिव। तो साइन तो हमारा कैसा आएगा पॉजिटिव। क्लियर। और वोल्टेज ड्रॉप अगर देखें इस बारे में, इस वाले रेजिस्टेंस में, तो कितना हो जाएगा, करंट है हमारी I3 और रेजिस्टेंस कितना है R3। तो दोनों का प्रोडक्ट V इक्वल टू IR से I3 और R3 इक्वल टू सम कितना होता है 0 अकॉर्डिंग टू KVL। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं R3 इक्वल टू I4 R4। क्लियर। इसे डालिए इक्वेशन नंबर 1, दोनों को डिवाइड कर दीजिए सिंपली।
डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कितना, ये वाली इक्वेशन देखिए I1 और यहाँ क्या I3 तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए कितना I1 अपॉन में कितना I3 इक्वल टू, यहाँ से देखिए I2 और ये क्या I4 तो I2 I4 अपॉन I4 क्लियर। R2 सॉरी यहाँ पे कितना R2, यहाँ पे पुट कितना करना है R2, ठीक है। ये वाली साइड कितने I2 तो I2 और यहाँ कितना I4 तो I4 क्लियर। अब हम देखिए ऊपर वाले में अगर देखें यहाँ से हमें पता है बैलेंस कंडीशन के लिए हमें पता है I2 I4 किसकी होती है इक्वल, सिंस हमें पता है I2 किसके इक्वल है I4 के। देखिए जब इसमें करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, मैंने बताया यहाँ पे आपको, जब इसमें कोई करंट आएगी नहीं तो जो I2 होगी वही कितनी होगी I4 होगी। ऐसे सिमिलरली जो I1 होगी वो कितनी होगी I3 होगी। तो I1 इक्वल टू I3 और I2 इक्वल टू I4 एंड I1 इक्वल टू कितना होगा I3। तो यहाँ से अगर आप देखें I1 और I3 कैसे हैं इक्वल, तो ये कैसे हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ देखें आप I2 और I4 कैसे हैं इक्वल, तो ये भी कैसे हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा केवल I1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, या फिर इसी को आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 नीचे ले R3 इधर, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। दिस इज नोन एज बैलेंस कंडीशन, is known as balancing condition of Wheatstone bridge, balancing condition of Wheatstone bridge। क्लियर। तो सिंपल सा था डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी पूछते भी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।